टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली सर। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और कोहली साहब एक खास प्रयोजन में हमारे साथ आए हुए हैं कि चालू कारोबारी साल का बिल्कुल 3 महीना बचा हुआ है, लोगों को कई सारी उलझनें मन में रहती हैं, तो सारी उलझनों को दूर करेंगे। इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि कारोबारी साल के आखिरी 3 महीने में बचत के लिए कैसे करें टैक्स प्लानिंग, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से हो रहे नफा नुकसान पर टैक्स देनदारी का कैलकुलेशन, और साथ में बताएंगे जीएसटी फाइलिंग में देरी पर पेनल्टी से कैसे बचें। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि कारोबारी साल खत्म होने में मुश्किल से अब 1.5 महीने का बचा हुआ, आखिरी तिमाही चल रहा है। अब ऐसे में लोग आनंद फान में टैक्स बचाने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? कोहली साहब से छोटे से टिप्स ले लेता हूँ। कोहली साहब। जी हाँ लक्ष्मण, बजट आया पीछे और बजट में असल में बजट के प्रोविजंस पे लोग इतना खो जाते हैं, नई नई चीजें जो निकल के आई कि वो प्रोविजन सारे अप्रैल से इफेक्टिव होते हैं, आप जानते ही हैं सारा। बिल्कुल ये साफ रखिएगा। इन्होंने बहुत सही कह दिया कि बजट में जो भाषण आपने सुना वित्त मंत्री जी का, ये मत सोचिएगा तुरंत प्रभाव से लागू होगा। जो अब तक आपका कैलकुलेशन वो पुराने सिस्टम से चलेगा। बिल्कुल यही बात मैं कहने जा रहा था कि वो भूल जाते हैं कि इस साल का भी तो भैया टैक्स है, अगले साल के प्रोविजन तो अगले साल के लिए। जी हाँ, पहले एटीसी देखिए आपका पूरा भरा है कि नहीं। लक्ष्मण, छोड़ देते हैं लोग। मैं समझता हूँ एटीसी पहले ही बेचारी 1.5 लाख की लिमिट है, उसमें भी अगर आप उसको अनयूटिलाइज्ड यानी इस्तेमाल किए बिना छोड़ देंगे तो मैं सोचता हूँ आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज आप छोड़ रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि आपने सेक्शन 112 का बेनिफिट लिया है कि नहीं। अगर आपने शेयर्स में ट्रेडिंग करी है, बहुत सारे लोग लक्ष्मण मैंने देखा कि वो 1 लाख रुपए की जो शेयर्स का कैपिटल गेन का एडवांटेज मिलता है उसको भूल जाते हैं और पूरे के पूरे पे टैक्स दे देते हैं। कई 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 टैक्स पेयर्स का हमने देखने को मिला। उसके बाद आप देखें कि आपकी जो इनकम मिसमैच तो नहीं है, आपने 26 AS से एक बार मिला के देखिए कि वहां कहीं इनकम मिसमैच तो नहीं आ रही। AIS इसको चेक करना बहुत जरूरी है। आईना इसे समझिए, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, मैंने उसका आईना इसे समझिए नाम रखा है, उसको चेक करिए। मान लीजिए आपने किराया दिया है तो लैंडलॉर्ड का वन टाइम TDS 50,000 से ऊपर आप दे रहे हैं रेंट, तो वो TDS काटना जरूरी है। और हम कैसे भूल सकते हैं कि रिजीम, आपने कौन सी रिजीम चूज करनी है। जी हां, अब इसी क्वार्टर में आपको ये तय कर लेना चाहिए कि कौन सी रिजीम। हालांकि जो सैलरी वाले लोग हैं लक्ष्मण, वो तो साल के शुरू में आपको याद होगा एम्प्लॉयर्स को बताना पड़ता है, पर फिर भी आप उसको रिटर्न फाइल करते टाइम चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है उसका बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अपना TDS जरूर रिकंसाइल करिए, क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर हमारे पास जो सवाल आते हैं और ज्यादातर जो नोटिसेस आते हैं वो TDS मिसमैच की वजह से आते हैं कि आपके हिसाब से कुछ और TDS है, कट कुछ और गया है, दिख कुछ और रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका आखिरी क्वार्टर, अगर लक्ष्मण आखिरी क्वार्टर अगर स्मूथ हो जाता है तो मैंने देखा है कि रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस बहुत आसान बन जाता है। और वही लोग मैंने देखा है टाइम पे भी फाइल कर पाते हैं जिन लोगों ने इसको जनवरी और मार्च को, आज ये कहूं तो इस शो को देख के पूरा अपना ठीक ठाक सब कर लिया है। इसमें एक सवाल, चूंकि आपका काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जो टैक्स पेयर से उनके समस्याओं को सुलझाने के लिए कई क्वेरीज आते हैं, तो आमतौर पर ऐसे वक्त पे, एन वक्त पे कौन कौन सी गलतियां कर बैठते हैं या कहाँ उनसे चूक हो जाती है, ताकि टैक्स पेयर ये गलती ना करें, ये चूक ना करें? बिल्कुल लक्ष्मण, जो मैंने अभी पॉइंट बताए इन्हीं में ही चूक होती है। मैं एक तीर से 2 निशाने मार रहा था। एक तरफ मैं टैक्स प्लानिंग बता रहा था, एक तरफ चूक ये होती है कि आपने अपना TDS रिकंसाइल नहीं किया। चूक ये होती है कि आपकी इनकम में मिसमैच हो गया। ATC की चूक मैंने बताई। ATC को सी प्लीज, ATC को हम कि देखिए इसको ध्यान से, कहीं अनयूटिलाइज। तो यही जो मैंने 6-7 चीजें बताई है ना लक्ष्मण, इन्हीं को नजरअंदाज करने से चूक होती है। और होता कुछ नहीं है, रिटर्न वो लोग फिर भी फाइल कर लेते हैं, पर बाद में जो प्रेम पत्र आते हैं ना, वो फिर प्रेम पत्र परेशान करते हैं। फिर हमारे पास सवाल आते हैं, फिर इनका क्या करें, अब वो जवाब नहीं आ रहा, अपलोड नहीं हो पा रहा, 6 महीने लग गए, 1 साल से रिफंड अटका हुआ है, वगैरह वगैरह बहुत सारी है। वो सब आपको पता ही है क्या नुस्खे। इसमें अगर सपोज करें कोई कमी रह जाती है, कहीं हमारे पास विकल्प है कि हम वहां पे टैक्स बचा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं किए, तो अभी हम अगले 1-1.5 महीने में कर लेंगे तो फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, 31 मार्च तक आप जो भी निवेश करेंगे, मान लीजिए आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप ATD का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, कहीं मान लीजिए आप डोनेशन करना चाहते हैं, आपको एल्ट्रुइस्टिक आपके अंदर भाव है, आप कहीं कंट्रीब्यूट, तो वो भी 31 मार्च से पहले, जो भी आपने टैक्स बचाने का कदम उठाना है वो 31 मार्च से पहले ही उठाया जा सकता है।
यही, और ये 3 महीने मैंने देखा है, हमारे यहाँ थोड़ी आदत तो है ही लक्ष्मण उसको थोड़ा 11th आवर पे करने की, तो मुझे लगता है ये 3 महीने टैक्स पेयर की पूरी 1 साल वाली जो जिंदगी होती है उसमें सबसे जरूरी होता है। चलिए, तो ये खास टिप्स बताया कोहली साहब ने, जिसका आप ख्याल रखिए, क्योंकि अगले 1-1.5 महीने अगर कुछ बचा सकते हैं तो पूरे साल भर की टैक्स प्लानिंग का एक बेहतर नतीजा आपको देखने को मिल सकता है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं गुजरात, अहमदाबाद, जहां से राजकुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं टैक्स गुरु CNBC आवाज और आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हर हफ्ते हमें इनकम टैक्स और GST के बारे में लेटेस्ट अपडेट प्रदान करते हैं। नहीं, आप हमारे शो में जुड़ते हैं, ये हम मेरी- लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। आप शो देखते रहिए और अपने उलझने हम तक पहुंचाते रहिए। जी बताएं, सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि मेरी पत्नी ने 1994 में एक अपार्टमेंट में सेलर खरीदा था और उन्हें अपनी माताजी से विल द्वारा इस साल फाइनेंशियल ईयर में एक मकान मिला है। करंट फाइनेंशियल ईयर में उनके नाम एक बेसमेंट और एक मकान, इस तरह 2 प्रॉपर्टी हैं। वह सीनियर सिटीजन है और उनकी आय सब स्रोत से मिलाकर 3 लाख से कम है। अभी वे ITR फाइल नहीं करती हैं। क्या उन्हें करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ITR फाइल करना चाहिए? अगर हाँ, तो कौन सा ITR फॉर्म भरना होगा? और राजकुमार जी, वैसे तो उनकी, क्योंकि आय आपने बताया वो सीनियर सिटीजन है, तो उनकी आय 3 लाख से कम है, तो आप अगर प्रोसीजर वाइज देखें तो शायद वो नहीं भी फाइल करें तो चलेगा। पर एक नियम होता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा घर है, एक से ज्यादा, आपने बताया एक उनको उनकी माताजी से मिला, एक उनके पास पहले था, एक सेलर मिला आपने बताया, तो 2 हो गए हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आपको उनको फाइल कर देनी चाहिए। और जिसके पास एक से ज्यादा घर होता है उसके लिए ITR 2 एप्लीकेबल है राजकुमार जी, तो अपनी माताजी को बोलिए कि वो ITR 2 आप फाइल करते होंगे, आप उनकी मदद कर दीजिए, ITR 2 फाइल कर दें। फाइल करने में कोई हर्ज नहीं है। और लक्ष्मण, हम तो निरंतर एक बात बोलते हैं, 7,52,00,000 लोगों ने रिटर्न फाइल करी 31 दिसंबर तक, पिछला आंकड़ा आया, उसमें से जिन्होंने असल में टैक्स दिया वो 1.5 करोड़ के करीब। तो इसका मतलब ये जो गैप, 6 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने एग्जेम्पशंस डिडक्शंस की वजह से खाली रिटर्न फाइल किया, टैक्स नहीं भरा उसमें। तो चलिए, तो आप नहीं भी भरेंगे काम चल जाएगा, लेकिन भर देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा कि बताया कोहली साहब, 2 घर है तो इस हिसाब से भरना ज्यादा फायदेमंद। जी, अब चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं मुंबई से। प्रवीण गोडबोले जी का सवाल है। ये दरअसल ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है और ये मुझे लगता है कि सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं और कई सारे कर्मचारियों की दिक्कतों को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। इनका कहना है कि सरकारी बैंक और बीमा कर्मचारियों को इस साल वेतन रिव्यू होने पर पिछले 5 वर्ष के बकाया वेतन मिला है, यानी वेतन की समीक्षा की गई होगा, पिछले 5 वर्ष का जो भी एरियर होगा वो इनको मिला है। और कई कर्मचारी तो पिछले 5 साल में रिटायर हो चुके हैं। अब जो अभी सेवा में है वो एम्प्लॉयर अपना क्या कर रहे हैं, फॉर्म 10E जमा करके सेक्शन 89(1) का फायदा उठा लेते हैं, इनका अपना मानना है, और टैक्स की देनदारी कम कर लेते हैं। लेकिन जो लोग रिटायर कर चुके हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? पहली बात तो गोडबोले साहब को बधाई, 5 साल का 1 साल मिला है। लक्ष्मण, मुझे तो लगता है बड़ा अच्छा लगता होगा। पहले मिलता तो खर्च ही कर दिए होते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी भी क्या बिगड़ा है, खर्च तो कहाँ, सारी उम्र चलता रहता है। बिल्कुल देखिए, 89(1) का रिटायर्ड लोग भी फायदा उठा सकते हैं। आप फॉर्मूला इसका जानते ही होंगे, हालांकि आपने 10E फाइल किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जानकारी है, पर मैं बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूं। करंट ईयर का उस इनकम को मिला के और उसके बिना आप 2 अमाउंट निकालें, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, उस साल की, जिस साल की इनकम है उस साल का मिला के और छोड़ के उस अमाउंट को निकाल लें। इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस जो है वो आपको रिलीफ में रूप में मिल जाएगा। पर अगर ये नीचे वाला अमाउंट उससे बड़ा है फिर नहीं मिलता। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं गोडबोले साहब को ये सब मालूम है, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण 10E फाइल किया, काफी जानकार लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, रिटायर्ड लोग भी सेक्शन 89(1) का जो रिलीफ मिलता है उसका बाकायदा लाभ उठा सकते हैं। फॉर्म यही भर सकते हैं। जी, फॉर्म 10E भरा जाएगा। फॉर्म 10, इसीलिए आप चिंता ना करें, रिटायर हो या फिर आप मौजूदा कर्मचारी हो, आपके पास तरीका यही है। एक ही तरीके से आप टैक्स अपना बचा सकते हैं और फिलहाल 5 साल का पैसे मिले तो इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा, उम्मीद करता हूं मैं। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट स्कीम का कैसे करें स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों को एक टैक्स बड़ा परेशान करता है और जब बजट आने वाला था ना तो हर किसी की निगाहें थी कि शायद सरकार यहाँ पे बदलाव करेगी और कुछ राहत दे दे, वो है कैपिटल गेन्स टैक्स।
और कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लिया, कुछ कर लिया। तो ये इससे बचने का कोई तरीका होता है क्या? इसका स्मार्ट प्लानिंग क्या हो सकता है इसके लिए? जी हाँ लक्ष्मण, देखिए आपकी बात से मुझे ये भी रहा है कि कैपिटल गेन में कोई विशेष छेड़खानी नहीं की गई। ये ऐसा टैक्स था जिसको ऐसे का ऐसा छोड़ दिया गया है। तो क्योंकि छोड़ दिया गया है तो इसके बारे में बात करनी और जरूरी हो जाती है। तो होता क्या है, आपने मान लीजिए फरवरी मार्च में कोई मकान बेचा उदाहरण के तौर पे, अब आपको 2 साल दिए जाते हैं सेक्शन 54 में, आप दूसरा कोई मकान खरीदें। आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो 3 साल दिए जाते हैं, 2 साल आगे के होते हैं, 1 साल पीछे का होता है। अब आपकी तो रिटर्न फाइलिंग की डेट आ गई, जुलाई में तो रिटर्न फाइल करना होता है। अभी तो आपको तो 2 साल दिए हैं, तो लोग सोचते हैं भाई वैसे 2 साल दिए हैं और रिटर्न फाइलिंग तो 3-4 महीने में ही आ गई। तो क्या करें? तो भाई अब क्या करें? तो इसके लिए आप, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं या उनको जानकारी नहीं होती, तो आज हम उनको बता देते हैं जिनको नहीं पता है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक अकाउंट खुलता है किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक इसको खोलते हैं। उसमें आप उस पैसे को जमा कर दीजिए जिस पैसे को आपने कैपिटल गेन बचने के लिए किसी प्रॉपर्टी में लगाना था, और उस पैसे को वहां तब तक पड़े रहने देंगे आप जब तक आपकी ये 2 साल 3 साल की सीमा, मतलब ये मैक्सिमम टाइम है, जब तक नहीं पड़े रहे, जल्दी निकाल सकते हैं, पर इस पैसे को आप निकालिए और निकाल के आप उसको, उसमें से वो कैपिटल गेन तब आपका बचाया हुआ माना जाएगा। तो एक तरह से सरकार आपसे एक प्रॉमिस ले लेती है जब आप इस अकाउंट में जमा कराते हैं कि साहब हम सेक्शन 54, 54F वगैरह में, 54B है, 54GB है, इन सब सेक्शन में से किसी एक सेक्शन में हम लाभ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ से एक डिक्लेरेशन होगा। इसमें 2-3 सवाल है। पहला सवाल कि इस अलग अकाउंट में हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो तो जाहिर तौर पर कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के मकसद से कर रहे हैं, तो क्या उस डिपॉजिट पे सेविंग अकाउंट की तरह ब्याज मिलेगा हमें? जी हाँ, ब्याज मिलेगा। बैंक में पैसा रखेंगे तो ब्याज तो मिलेगा, और ब्याज मिलेगा, और ब्याज बकायदा टैक्सेबल भी होता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि बकायदा वो नॉर्मल डिपॉजिट की तरह होता है। और इसमें एक चीज जरूरी लक्ष्मण जाननी जरूरी है कि आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई है, तो या तो 31 जुलाई से पहले जमा कर दीजिए, या कुछ लोग तो बहुत हमारे टैक्स गुरु देखने वाले दर्शक, मेरे को तो 1-2 ऐसे मिले 1 अप्रैल को रिटर्न फाइल कर देते हैं, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तैयारी करके रखी। तो अगर आपने रिटर्न जल्दी फाइल कर दी है तो फिर उससे पहले आपको ये जमा करना पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल कि मान लिया हमने 25 लाख 30 लाख जो भी पैसा हमने से एक अकाउंट में जमा कर दिया, हमें जरूरत पड़ गई कुछ पैसे की, हम घर बनाएंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाद में हम अगर पैसा निकालना चाहे तो निकाल सकते उसमें से? देखिए, पैसा आप वैसे इस अकाउंट में से पैसा निकाला, खाली फॉर्म A एक होता है जिसके जरिए अकाउंट खुलता है। इस पैसे का इस्तेमाल लक्ष्मण कायदे से खाली उस पर्पस के लिए करना चाहिए जिस पर्पस के लिए आपने जमा किया है। कैपिटल गेन बचाने के लिए ही होना चाहिए, और किसी पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। और लोग भूल जाते हैं। मैंने एक साहब मुझे मिले, उन्होंने अकाउंट खुलवाया और उन्होंने सोचा बैंक में डिपॉजिट है, और 2 साल निकल गए, वो तो भूल ही गए। अब भूल गए, जब आप भूल जाएंगे इसको, 2 साल तक वहां पैसा पड़ा रहेगा, सरकार ने तो आपको विश्वास करके दे दिया, तो आपको जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिली थी उसको रिवर्स कर दिया जाएगा और उस पर आप पे पेनल इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। तो अकाउंट खुलवाइए, पैसा उसमें रखिए, कैपिटल गेन्स टैक्स बचाइए, लेकिन भूल मत जाइएगा, क्योंकि जो बचाइएगा वो वापस सरकार आपसे ले लेगी, तो इस गलतफहमी मत रहिएगा आप। चलिए अब शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। एक सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से, जहां अजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, क्या सवाल आपके पास? हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते कोहली साहब। नमस्ते। नमस्ते अजय जी। हमने एक फ्लैट खरीदा है पुणे में, जो कि मेरे नाम पे है, मेरे माताजी के नाम पे और मेरे भाई के नाम पे भी है। हम दोनों भी इसके ओनर है, और हमने इस पे होम लोन भी लिया है, जिसमें हम तीनों भी एप्लीकेंट है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अंडर सेक्शन 80C और 24B के तहत क्या हम तीनों भी 100% क्लेम कर सकते हैं? और दूसरा मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एट प्रेजेंट जो है खाली मेरी जो तनख्वाह है टैक्सेबल है जी, और मेरी माताजी की और भाई की एट प्रेजेंट तो टैक्सेबल नहीं है जी। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और इसके रेफरेंसेस क्या है? जी हाँ अजय जी, देखिए, क्योंकि मैं जो आपने पहले बाद में बात कही वहीं से जवाब शुरू करता हूं। क्योंकि आपकी टैक्सेबल है तो लाभ तो आपको ही मिलेगा सेक्शन 24 और 80C का, परंतु आपकी माताजी और आपके भाई साहब भी इसका लाभ ले सकते हैं। उनको अपने अपने अकाउंट से ये ध्यान रखिए कि उनके अकाउंट से आउटफ्लो जाना चाहिए। ये नहीं कि पे एक ही आदमी व्यक्ति कर रहा है और बाकी दोनों भी उसका लाभ ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको उनके अकाउंट से भी अगर जा रहा है पैसा, तो तीनों लोग एक ही प्रॉपर्टी पर जो 2-2 लाख रुपए की सेक्शन 24 में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है वो ले सकते हैं। 80C के अंतर्गत जो 1.5 लाख तक की प्रिंसिपल रीपेमेंट में मिलती है वो भी ले सकते हैं, परंतु आप तीनों के अकाउंट से जाना चाहिए। एक और ध्यान रखिएगा अजय जी कि जो आप बैंक से सर्टिफिकेट लेते हैं, जो सर्टिफिकेट देते हैं ना आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, वो सर्टिफिकेट भी आप तीनों के नाम लीजिएगा
और तीनों को रिकॉर्ड पे रखिए। पर फायदा तो अजय जी जो आपने बताया आप ही को मिलेगा, उनके लिए फॉर रिकॉर्ड वो आ जाएगा, अगर कल को उनको जरूरत पड़ती है इस डिडक्शन की फायदा तो आपको वो ले ही सकते हैं। मिलेगा। जी चलिए अजय जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं कोलकाता से गणेश प्रसाद जी, जिन्होंने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। दरअसल ये अपनी पत्नी या किसी फैमिली मेंबर को पैसा देना चाहते हैं लोन के तौर पर, लेकिन उस पर वो ब्याज कोई नहीं लेंगे। तो पहला सवाल तो इनका है कि क्या हम पैसा दे सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं? तो मुझे लगता है इसको दे देना चाहिए, लेकिन आप बताइए कोहली साहब इसका जवाब। एक और इस सवाल वही पूछ लूँ आपसे मैं कि लोन पर दिया किसी फैमिली मेंबर को या वाइफ को, उस पर कोई कमाई हो रही है तो क्या उस पर टैक्स की देनदारी बनेगी? अब बनेगी तो किसकी बनेगी? जी हाँ, देखिए पत्नी को लोन देने का मामला है लक्ष्मण, तो अभी संभल के बोलेंगे। हाँ, अब संभल के बोलना पड़ता है, क्योंकि अब पत्नी को तो वैसे तो नॉर्मली तो पत्नी तो कहती है भाई लोन वोन छोड़ो, ये तो गिफ्ट हो गया मुझे, पर चलिए लोन मान लेते हैं, कोई ब्याज नहीं लगेगा। आप पत्नी को या अपने इंटरेस्ट फ्री पर्सनल लोन दे रहे हैं, उस पे कोई किसी फैमिली मेंबर को नोशनल ब्याज नहीं होता। डेफिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा संक्षिप्त फैमिली मेंबर में आपके जितने क्लोज रिलेटिव्स हैं, पर्सनल लोन कहते हैं, जैसे आपने आपसदारी में भाई को दे दिया, पत्नी को दे दिया, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन हो, बिल्कुल उसको आप लोन दीजिए और इंटरेस्ट फ्री आप दे सकते हैं, कोई ब्याज। पर जब आप पत्नी को लोन देंगे, बार बार जब ये पत्नी को लोन कहते हैं तो मुझे दिमाग में आता है कि वाकई लोन होगा या पत्नी वापस भी करेंगी नहीं करेंगी। तो जब आप पत्नी को लोन देंगे तो उस पे जो वो उस लोन से जो वो कमाई करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए उन्होंने उस लोन के अमाउंट से कहीं निवेश किया, कोई बैंक डिपॉजिट किया, उस पर जो ब्याज आएगा या उस पर जो कमाई होगी वो साहब आपकी इनकम में जाके जुड़ जाएगी। सेक्शन 64 के क्लबिंग प्रोविजंस इन 3 रिश्तेदारियों पे लक्ष्मण लगते हैं, पत्नी पति पे, और डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ यानी कि ससुर और उनकी बहू रानी पे, और माइनर चाइल्ड। ये 3 रिश्तेदारियां ऐसी हैं जहां पर आपने अगर कुछ दिया और उससे कमाई हो रही है तो सेक्शन 64 के अंतर्गत आपकी इनकम में वो क्लब हो जाएगी। लेकिन आपने कमाई पे तो टैक्स की बात कर दी, मान लिया कोई नुकसान होगा तो सेट ऑफ भी तो कर सकते हैं कहीं पे? नहीं, नुकसान होता है तो दोनों तरफ बात चलती है, बिल्कुल। अगर नुकसान हो गया तो सेट ऑफ भी होगा, अगर इनकम में जुड़ रहा है। जी तो चलिए, तो ये इसका ख्याल रखिएगा। आप लोन दे सकते हैं अपने ब्लड रिलेशन में अपनी पत्नी को, और इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए। अगर कमाई होगी तो उस पर टैक्स की देनदारी बनेगी और टैक्स आपको चुकाना होगा, इस बात का खास ख्याल रखें। इसीलिए लोन जब दे दें तो बीच में पूछते रहना चाहिए आपने कुछ इसमें कमाई तो नहीं की है। चलिए, सवाल कई सारे आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जीएसटी से जुड़ी समस्याओं की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, एक सवाल आया हमारे पास गाजियाबाद से मनोज शर्मा जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार सर, बढ़िया बढ़िया सर। बताएं क्या उलझन आपकी? सर मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरा एक्चुअली फ्लैट लिया था मैंने, तो रेरा में मैंने केस डाला था, टाइमली मिला नहीं, तो फिर रेरा ने मेरे को, रेरा की तरफ से एक ऑर्डर हुआ कुछ, मेरे को बिल्डर के ऊपर कंप्लेंट उन्होंने किया था, तो मेरे को पेनल्टी अमाउंट मिली सर उसमें कुछ, है ना? ठीक है। डिले डिलीवरी के लिए कुछ पेनल्टी अमाउंट मिला, तो मैं ये जानना चाह रहा था जो अमाउंट मेरे को मिला है ये टैक्सेबल है या नहीं है, क्योंकि मैं टैक्सेबल हूँ। मुझे लगता है ये सवाल सिर्फ मनोज जी के लिए नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको पेनल्टी अमाउंट इन दिनों मिलने लगा, चूंकि रेरा काफी एक्टिव हो चुका है। तो मनोज जी समेत सारे दर्शकों के लिए क्या जवाब होगा आपका कोहली साहब? एक खुशखबरी तो मनोज जी को रेरा से मिली, ठीक है, पेनल्टी मिली और एक लमसम अमाउंट मिला। दूसरी खुशखबरी मनोज जी हम दे देते हैं, ये कैपिटल रिसीट मानी जाती है मनोज जी, और ये अमाउंट आपका टैक्सेबल नहीं होगा। आपके लिए खुशखबरी है लक्ष्मण। कभी कभी हम खुशखबरी देते हैं, सोचते हैं कहीं कोई मुंह मीठा हो जाए, कोई अगर कोई लड्डू वड्डू अपना हमको खिला दे, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। एक तो पेनल्टी, ये बात और है कि उन्होंने सफर किया होगा मनोज जी ने, डिले बहुत टैक्सिंग होता है, बहुत टॉर्चर होता है आपके ऊपर मानसिक रूप से भी, तो बिल्कुल टैक्सेबल नहीं है मनोज जी, आप इस अमाउंट को टैक्स फ्री एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी बात है कि रेरा इतना एक्टिव है कि आपको पेनल्टी अमाउंट दिलाने में कामयाब रहा, क्योंकि पहले तो बड़ा मुश्किल होता था, आप घूमते रहिए महीनों महीनों और कोई कुछ पूछने वाला नहीं होता था। तो रेरा की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि पिछले कुछ महीनों से काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। चलिए, तो ये सारे सवाल जवाब थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए। तो अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवाल लेने की। चलते हैं आगरा, जहां से राजेश कुमार जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल बढ़िया है साहब, और आप सुनाइए साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया हम लोग, थैंक यू सो मच। बताएं क्या उलझन है?
मेरी उलझन जो है साहब जीएसटी से है। मेरी वार्षिक बिक्री 30 लाख रुपए की है। ठीक मैं है। रिटेलर हूँ। मेरे पास जीएसटी नंबर भी है और जो कि कंपोजिशन में है। हर तिमाही में जीएसटी रिटर्न फाइल कर देता हूँ जितना भी टैक्स बनता है। लेकिन मैंने GSTR 4 वार्षिक वाला जो पिछले 4 साल से मुझे अनिवार्य होने के कारण मैंने फाइल नहीं किया। अब फाइल करने पर जीएसटी पोर्टल पर पेनल्टी का प्रावधान है। क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन में को कैसे सरेंडर कर दें या क्या करना चाहिए जिससे मेरे वो जो जीएसटी पोर्टल पर पेनल्टी है वो बच जाए? पेनल्टी बचाना चाहते हैं। राजेश जी देखिए, पहले तो मैं कहूंगा राजेश जी भाग्यशाली हैं, वरना नॉर्मली जब आप 4 साल तक जीएसटी फॉर जो कि एनुअल रिटर्न होती है वो नहीं फाइल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी, सस्पेंड भी कर दिया जाता है। पर अगर नहीं किया राजेश जी तो पेनल्टी तो आपको इसमें कैलकुलेट करके अपनी देनी पड़ेगी 4 साल की। और ये हो सकता है कि उनकी नज़रों से वैसे सिस्टम ऑटोमेटेड है, मुझे हैरानी है कि अभी तक बचे कैसे हुए पेनल्टी से। पर जब भी पेनल्टी का नोटिस आएगा राजेश जी तो वो आपको पेनल्टी बाकायदा देनी पड़ेगी, क्योंकि लेट फाइलिंग पर पेनल्टी अब ऑटोमेटिकली लग जाती है। तो आप किस्मत वाले हैं कि अभी तक रजिस्ट्रेशन को आपने होल्ड कर रखा है, रिटर्न ये GSTR 4 ना फाइल करने के बाद भी। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो भी पेनल्टी है उसको कैलकुलेट करके रखिए और उसका अमाउंट एक अलग रख दीजिए। जैसे ही नोटिस आए उसको जमा करके रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल करते हैं? आप काम तो कर ही रहे हैं तो आपको जीएसटी तो चाहिए ही होगा, तो इसलिए पेनल्टी कैलकुलेट करके जमा कर दीजिए। जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए ध्यान रखें। नहीं, ये सोच रहे हो कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे तो हमारा पेनल्टी देने से हम बच नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रजिस्ट्रेशन सरेंडर करके आप पेनल्टी से तो नहीं बच पाएंगे, तो इसलिए वो उस विकल्प को तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप बिजनेस कंटिन्यू रखिए, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखिए, अमाउंट सेट असाइड कर दीजिए और आए तो जमा कर दीजिए। और आगे से ध्यान, लक्ष्मण कोई गड्ढे में चलते चलते फिसल जाता है तो बोलते हैं देख के चल, तो वो कहता है भाई मेरा तो जो होना था हो गया, तो उसका मतलब होता है कि आगे देख के चलिए। तो आप कैंसिल मत कराइए, आप जो पेनल्टी उसको भर दीजिए और अगली बार से आप जो है सो इस बात का ख्याल रखिएगा कि दिक्कत ना हो। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।